हेलो बच्चों, इस समय हम लोग अपने चारों तरफ देख रहे हैं कि यहाँ बादल फटी, यहाँ बादल फटने से इतने लोगों की मौत हो गई। ये चर्चाएं हम बार बार सुनते आते हैं, लेकिन क्या वास्तव में बादल कैसे फटता है कभी आपने सोचा है? क्या जैसे हम लोग बैलून में पानी भरते हैं, बादल में पानी होता है और हम सुई लगा देते हैं तो पूरा पानी नीचे गिर जाता है, क्या कुछ ऐसी घटना होती है जिसे हम बादल फटना कहते हैं? तो हम आज के अपने इस जीवन ही विज्ञान है में आपके आज इसी प्रश्न का उत्तर देंगे। हम लोग बच्चों यहाँ पर बादल बनने से लेकर बारिश होने तक और बादल फटने तक सारी चीज़ों को बहुत बारीक तरीके से समझेंगे। अब आप सोचेंगे कि बस ऐसे ही पानी इवेपोरेट हो जाता है, अभी तक जितना चीज़ें हम लोग जानते हैं कि पानी इवेपोरेट हुआ और वो बादल बन गया, लेकिन मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने और जानने को मिलेंगी बच्चों। तो सबसे पहले समझिए बादल का बनना, कि आखिर बादल बनता कैसे है। तो हम सभी को पता है कि जहाँ भी हमारे धरातल पर तल पे कहते हैं, समुद्र तल से कहते हैं, जहाँ भी पानी होता है तो सूर्य के प्रकाश के कारण जो हीट एनर्जी उत्पन्न होती है उससे क्या होता है, पानी का इवेपोरेशन होता है। यानी का अगर पानी का क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, जिसे अगर हम हिंदी में बोले तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, वाष्पन। हाँ, शायद वाष्पन। तो इवेपोरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, वाष्पन। तो यहां से पानी का क्या होता है, वाष्पन होता है। अब देखिए, आप चीजों को ध्यान समझिएगा, पानी का यहां से क्या हो रहा है, वाष्पन। अब यहां से जब पानी का वाष्पन होता है तो पानी के पार्टिकल छोटे छोटे बूंदों के रूप में ऊपर की ओर जाते हैं। अब समझिएगा चीजों को ध्यान से समझिए। एक सिंपल कॉन्सेप्ट थ्योरी अभी तक हम लोगों को पता है अपने पर्यावरण के हिसाब से कि अगर हम समुद्र तल से, कहां से, समुद्र तल से 167 मीटर 167 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है। 1 डिग्री जो सेल्सियस टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, वो कम होता है। फिर से ध्यान सुनिए, अगर हम 167 मीटर ऊंचाई पर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस जो हमारा टेम्परेचर होता है 1 डिग्री सेल्सियस वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर में लगभग 3 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर, मैं बता दे रहा हूं फिर से, लगभग 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है 1 किलोमीटर अगर हम लोग ऊपर जाते हैं तो सर क्या ये जो पानी की बूंदे हैं, ध्यान समझिएगा, क्या ये ऊपर जाते वक्त भी पानी ही रह जाएंगी? यही रीजन होता है बच्चों, ये जितना ही ऊपर हम बढ़ते जाते हैं यही रीजन होता है कि जो हिमालय पर्वत है उन पर बर्फ जमी होती है। सारे का रीजन यही सब है। अभी समझिए यहाँ पे, अब ये जैसे जैसे पानी की बूंदें क्या होती हैं, ऊपर जाती हैं, 1 किलोमीटर ऊपर गई 3 डिग्री सेल्सियस कमी आई, फिर गई 3 डिग्री सेल्सियस कमी आई, फिर गई 3 डिग्री सेल्सियस कमी आई। तो मान लीजिए कि अगर प्रेजेंट टाइम में अभी अगर बात करें हम, तो हमारे अगर धरती जो वायुमंडल है समुद्र तल का, मान लीजिए हमारे वातावरण का तापमान अगर 30 डिग्री सेल्सियस अगर हम मान ले, कितना मान ले, 30 डिग्री सेल्सियस हम मान ले, तो अगर ये जो पानी की बूंदे, बादल तो कहाँ होता है सर जी, 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर ऊपर ही हमसे होता है जब भी होता है। तो जब भी ये जाएगा तो मान लीजिए अगर ये 11 किलोमीटर ऊपर चला गया, पानी की बूंदे बादल बनेगी तो पहले तो ऊपर जाएंगे कितने किलोमीटर, 11 किलोमीटर पानी की बूंदे ऊपर गई, तो इनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा सर? अगर इसकी टेम्परेचर की हम बात करें तो यहाँ पर सर 1 किलोमीटर में अगर 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आ रही है तो 11 किलोमीटर में 3 का मल्टीप्लाई करें तो 33 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी, और नीचे कितना था, 30 डिग्री सेल्सियस। तो ऊपर इसका तापमान क्या हो जाएगा पानी की बूंद का, सर जी -3 डिग्री सेल्सियस। और क्या इस अवस्था में ये बर्फ बनेगा कि नहीं बनेगा? जी सर, बिल्कुल बर्फ बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो सबसे पहले तो अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि जो बादल में पानी की बूंदें होती हैं वो किस फॉर्म में होती हैं, बर्फ के फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है, बर्फ की फॉर्म में होती है। यही रीजन है कि कभी कभी पानी में बर्फ भी आते हैं, उसकी भी जिक्र भी हम करेंगे। तो ये किस फॉर्म में होती है, बर्फ के फॉर्म में होती है। अब क्या ये बताइए सर कि जो ये बादल होता है, जो कि हमको इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, हमको इस टाइप का स्ट्रक्चर जो बादल हमें ऐसे दिखाई देता है, अब क्या सर ये बस पानी की बूंदे ही होती है? पानी, बादल में केवल पानी की बूंदे ही होती है? तो मैंने बोला नहीं बच्चों, अगर आप क्लास 10th वाले तो बहुत बारीक जाएंगे तो आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन 12th वाले को पता होगा कि 10th वाले बस इतना जान लें कि जो हमारा बादल होता है ये क्या होता है, कोलाइडी विलियन होता है। आप लोग मत ज्यादा परेशान होगा विलेन, क्योंकि मेरा लक्ष्य ये रहता है कि बच्चे बस क्या करें ना, सीखें,
बस चीजें पढ़ना, चैप्टर पढ़ना ही आपका लक्ष्य नहीं है। हमारे चारों तरफ जो चीजें घटनाएं घट रही हैं वास्तव में वही सारी चीजें तो पढ़ाई हैं, और ये भी तो साइंस ही है। तो जो बादल होता है वो क्या होता है बच्चों, कोलाइडी विलियन होता है। अगर जो क्लास 12 के जो बच्चे इसे देख रहे होंगे तो उनका जो चैप्टर 3 विलियन है उन्होंने उसमें कोलाइडी विलियन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। अब बादल किस प्रकार का कोलाइडी विलियन है, तो बादल गैस, किसका किसका, गैस और द्रव का, गैस और द्रव का कोलाइडी विलियन है। बादल गैस और द्रव का कोलाइडी विलियन है, जिसमें परिक्षेपण माध्यम की बात की जाए क्या है, गैस है, और परिक्षेप्य अवस्था की बात की जाए तो क्या है, द्रव है। तो बादल क्या होता है, कोलाइडी विलियन होता है। अब उसमें जो द्रव की हम बात कर रहे हैं वो पानी ऊपर जाते जाते जल की बूंदे बर्फ में बदल जाती है बच्चों। तो वो बादल गैस के साथ मिलकर, सॉरी, जो जल की बूंदे हैं, जो वाष्पन जिनका हुआ है वो गैस के साथ मिलकर इस बादल की आकार और बादल की संरचना को ग्रहण करती हैं। ठीक है, वो बादल बनाती है। ठीक है सर। अब चीजों को समझिएगा। अब ये पानी की बूंदे ऊपर जा रही हैं, हीट हुई, एनर्जी में परिवर्तन होगा, और एनर्जी में परिवर्तन हर एक पानी की बूंदों का अलग अलग होगा। सबका कुछ अपना, सब अलग अलग चीजें होती हैं। तो बहुत यहाँ पर बहुत डीप में आप लोगों को नहीं समझाऊंगा, नहीं तो फिर आपको कंफ्यूजन होने लगेगा। बस आप इतना ही समझिए कि जो इसी के सहारे समझिए कि जो कोलाइडी विलियन होता है, कोलाइडी विलियन बादल जो होता है, कोलाइडी विलियन पे आवेश भी होता है बच्चों, यानी कि चार्ज। कोलाइडी विलियन पे क्या होता है, आवेश होता है, यानी कि चार्ज। अब समझिए, बादल बन गया। मैं बारिश के बारे में बता रहा हूं, तो बारिश के बारे में बताने से पहले मैं आपको पहले इसको इरेज कर दूं। ठीक है, बादल बन गया। अब सर बारिश कैसे होगा, बारिश कैसे होगा, तो चीजें समझ में आई। जब भी हम अपने समुद्र तल से ऊंचाई को किससे मानते हैं, समुद्र तल से, तो समुद्र तल से 167 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। अब हम सिंपल वर्षा को समझ लेते हैं कि बारिश कब होती है। अब देखिए, अब अगर बादल की कॉन्सेप्ट को हम समझे तो बादल क्या होता है हमारा, बादल हमारा सर कोलाइडी विलियन होता है, और हमारा कोलाइडी विलियन आवेशित होता है। और इसी प्रकार बच्चों हमारा बादल भी आवेशित होता है। क्या सर बादल पे आवेश होते हैं, जी बिल्कुल, बादल आवेशित होते हैं। लिख लीजिएगा, बादल आवेशित होते हैं। इसको यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, बादल आवेशित होते हैं। ठीक है, तो अब आवेश दो प्रकार के होते हैं, तो बादल पर भी दोनों आवेश होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बादल धनात्मक आवेश है तो उसके सारे पार्टिकल धनात्मक आवेश वाले ही रहेंगे, और कोई बादल क्या है, ऋणात्मक आवेश है। कोई बादल कोलाइडी विलियन आवेशित, ऋणात्मक कोलाइडी विलियन पर भी आवेश होता है। तो बादल पर क्या होते हैं, बादल आवेशित होते हैं। धनात्मक, एक धनात्मक आवेश वाले बादल होते हैं और एक ऋणात्मक आवेश वाले बादल होते हैं। किस प्रकार के, कितने आवेश के, कितने प्रकार के सर बादल होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, एक धनात्मक आवेश वाले बादल और एक ऋणात्मक आवेश वाले बादल। अब जब ये बादल दोनों बच्चों अपने में मिलते हैं, जब ये दोनों बादल एक दूसरे से टकराते हैं या संपर्क में आते हैं, तब ये जो बूंदे होती हैं जो इसमें इकट्ठा है वो नीचे गिरना प्रारंभ कर देती हैं। वो बूंदे नीचे गिरना प्रारंभ, क्योंकि इनका आवेश समाप्त हो जाता है तो वो नीचे गिरना प्रारंभ कर देती है। बूंदे नीचे गिरना प्रारंभ कर देती हैं, जिससे कि वर्षा हो जाती है। अब दूसरी बात, सर कभी कभी बर्फ क्यों गिरता है, तो देखिए यहां पर जैसे कि मैंने बताया किस अवस्था में है, बर्फ की अवस्था में है। तो उस कंडीशन में ये हमें बर्फ आता है कि जैसे मान लीजिए 3-4 डिग्री सेल्सियस पर है, तो जैसे जैसे नीचे आएगा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो टेम्परेचर जैसे 160 डिग्री नीचे आया, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, फिर नीचे आया तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, ऊपर जाने पे घटता था, नीचे आने बढ़ता जाएगा। तो जब हमारे वातावरण का ही टेम्परेचर कम होता है, जब हमारे वातावरण का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, कम होता है बच्चों, तो उस समय जो बर्फ होती है वो पिघलती नहीं है, तो हमें नीचे बर्फ गिरती हुई दिखाई देती है। ठीक है, ठीक है सर। अब बताइए सर, बादल का फटना, अब क्या बादल ऐसे फटता है कि जैसे ये हमारा बादल है, बादल अपने अंदर पानी को सजो कर रखा हुआ है, जैसे कि सर बैलून का आपने एग्जाम्पल दिया था, और उसमें अगर हम इसे कर दे तो पूरा पानी गिर जाता है, क्या हम उसी को बादल फटना कहते हैं? तो नहीं बच्चों, अगर आप किसी से ये बात कहेंगे तो वो मूर्खतापूर्ण होगा, वो आपका पढ़े लिखे होंगे तो मजाक उड़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि बादल फटना वो नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि देखिए ये बादल है, इसमें ये पानी भरा हुआ है, जैसे ही आप यहाँ से ऐसे फट गया तो सारा पानी गिर गया। ये कॉन्सेप्ट अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा, तो वो गलत है। बादल फटना सिंपली देखिए बच्चों हम क्या कहते हैं। पहली बात,
बादल फटने की स्थिति किसको कही जाती है? उस समय भी बारिश ही होती है, लेकिन उसको बादल फटना क्यों कहते हैं ये समझ लीजिएगा। उस स्थिति में जब पानी बहुत तेजी से मूसलाधार वर्षा होती है, कितनी वर्षा? इतनी वर्षा कि 8 से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में, 8 से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में अगर इतनी वर्षा हो जाए कि हम कह सकते हैं, और ये जो वर्षा बादल फटने की जो वर्षा होती है 10 से 15 मिनट की होती है। जैसे आप देखेंगे जब केदारनाथ में हुई थी तो 15 मिनट मार हुई, 10 से 15 मिनट तक हुई थी, कितनी तबाही आ गई थी। तो सब जगह 1 से 2 मिलीमीटर के करीब पानी इकट्ठा हो जाए, इतनी वर्षा मूसलाधार तेज हो कि सब जगह 1 से 2 मिलीमीटर के करीब पानी इकट्ठा हो जाए, तो उस स्थिति को बच्चों हम लोग बादल फटना कहते हैं। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, बादल फटना किसको कहते हैं? ऐसी मूसलाधार वर्षा जिसमें 10 से 15 किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में, 10 से 15 किलोमीटर के औसतन क्षेत्र में इतनी तीव्र गति से मूसलाधार वर्षा हो जाए कि उसमें तीव्र गति से क्या, इतनी तीव्र या 1 मिलीमीटर की औसतन से वर्षा हो जाए, तो उसे हम लोग बादल का फटना कहते हैं। ठीक बच्चों, ऐसा नहीं होता कि बादल फट जाता है, पानी गिर जाता है। मतलब किसी छोटे से क्षेत्र में इतनी तेज बारिश हो जाए कि सब जगह, ऐसे भी हम कह सकते हैं कि 5 से 10 सेंटीमीटर तक का पानी जमाव लग जाए औसतन, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बादल फटना कहते हैं। और ये जो बादल फटता है, जो मूसलाधार वर्षा होती है, बहुत अधिक समय के लिए नहीं होती है। आप जितनी भी जगह घटनाएं ये पढ़ेंगे वहाँ पर 10 से 15 मिनट के लिए ये तीव्र मूसलाधार वर्षा होती है, इसके बाद ये समाप्त हो जाती है। लेकिन इतने ही समय में बच्चों ये इतनी विनाशकारी होती है कि उस स्थिति को, उस स्थान को ये तहस नहस कर देती है। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज के हमारे इस जीवन ही विज्ञान है में बस हमें इतनी ही चीज़ें जाननी थी। आज का हमारा टॉपिक था बादल का फटना, जिसको हमने बहुत अच्छी तरीके से, मुझे लगता है, समझने का प्रयास किया है। अगर आपके भी दिमाग में जीवन में प्रयोग होने वाले किसी काम, किसी विषय के पीछे की साइंस अगर आप जानना चाहते हैं तो इसका कमेंट जरूर आप कीजिएगा, उस टॉपिक पर भी हम आपको जरूर सुझाव या वीडियो बनाएंगे। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।